शनाया अपने पति विपुल और सास ममता के साथ रहती है। एक दिन वो दोनों मार्केट से गुजर रहे होते हैं। तभी शनाया को एक शोरूम में रखी हुई ड्रेस काफी पसंद आती है। वाव, ये ड्रेस तो कितनी सुंदर है। मेरा तो दिल आ गया इस पर। विपुल, मुझे ये ड्रेस चाहिए, प्लीज दिला दो ना मुझे। क्या, ये वाली ड्रेस? हाँ विपुल, क्योंकि अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है और तब मैं यही ड्रेस पहनना चाहती हूँ। लेकिन शनाया, ये ड्रेस तो कितनी महंगी है। अरे मेरी 2 महीने की सैलरी तो इसी में चली जाएगी। मैं तुम्हें ये ड्रेस नहीं दिला सकता। कोई और कम दाम वाली पसंद करो ना, वो मैं तुम्हें जरूर दिलाऊंगा, लेकिन ये वाली नहीं। अरे तुमसे और क्या ही उम्मीद करूं मैं। रहने दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब शनाया विपुल से रूठ जाती है। मिडिल क्लास होने के कारण विपुल शनाया को ज्यादा पैसे तो नहीं दे पाता, लेकिन वो उससे भरपूर प्यार करता है। फिर एक दिन, हेलो माँ जी, कैसी है आप? मैं बढ़िया हूँ दामाद जी, आप बताइए। मैं भी एकदम बढ़िया। वो दरअसल कल शनाया का जन्मदिन है ना, इसीलिए मैं उसके पसंद का खाना बनाना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताइए ना कि उसे खाने में क्या क्या पसंद है। अरे वाह, क्या बात है बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप खास करके शनाया के लिए खाना बना रहे हो। जी शुक्रिया माँ जी। फिर शनाया की माँ उपासना विपुल को सब कुछ बताती है और वो वही डिशेस बनाता है और साथ ही ताजे फूलों से शनाया के लिए एक प्यारा सा गुलदस्ता भी बनाता है। लेकिन ये सब देखने के बाद भी शनाया उस पर बहुत गुस्सा करती है। ये सब क्या नौटंकी है विपुल, तुम्हें तो बस यही आता है, सस्ते में सारा काम निपटाते रहते हो। अरे कम से कम आज के दिन तो बाहर से खाना मंगवाते, लेकिन नहीं, तुमने अपने हाथ से ये बेस्वाद खाना बनाया और गुलदस्ता भी खुद ही बना लिया। लेकिन शनाया, मैंने सब चख कर देखा है, खाना बहुत टेस्टी बना है, तुम खाकर तो देखो। और ये फूल, ये तो तुम्हें बहुत पसंद है ना, इसीलिए खास मैंने इन्हें तुम्हारे लिए बगीचे से लाया है। चुप रहो विपुल, मुझे अपना जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाना ही नहीं है। मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों के पास। तभी वहां पर ममता आती है। लेकिन बहू, मेरे बेटे ने अपना समय निकाल कर इतने प्यार से सब कुछ किया है तेरे लिए, और तू सीधे उसके मुंह पर इस तरह से बात कर रही है। बेचारा मेरा बेटा कितना नाराज हो गया। अरे कितनी नालायक है तू, अपने पति से ऐसे कोई बात करता है क्या? आपको जो समझना है समझिए माँ जी, लेकिन मेरी खुशी इन सब में बिल्कुल नहीं है। और ये सारा खाना आप लोग ही खा लो, मुझे ये बिल्कुल नहीं खाना। इतना कहकर शनाया वहां से चली जाती है। विपुल बेटा, तुझे ये सब सही लगता है क्या? अरे वो कभी तेरी बातों की या फिर तेरे किए गए काम की कोई इज्जत नहीं करती। अरे उसकी बातें सुनकर तो मेरा मन ये करता है कि उसे एक जोरदार लपड़ लगाओ। अब जाने दो ना माँ, वक्त के साथ सब बदल जाते हैं, और अब देखना, एक ना एक दिन शनाया भी बदल जाएगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा। फिर एक दिन अचानक से घर पर टीवी डिलीवर होता है और उसे देखकर ममता एकदम हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये टीवी किसने मंगवाया? अरे माँ जी, इसे मैंने ही मंगवाया है। हॉल का टीवी तो अच्छे से चल रहा है, लेकिन हमारे कमरे का टीवी खराब है ना, वो 2 दिन में 3 से 4 बार बंद पड़ता है और फिर बहुत देर बाद चालू होता है, और इसके कारण मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे बेवकूफ लड़की, लेकिन इतने सारे पैसे तू कहाँ से लाई? अरे आपने जो पैसे राशन के लिए दिए थे ना, उन्हीं पैसों से मैंने डाउन पेमेंट कर दी और ये टीवी ईएमआई पर लिया है। क्या कहा? उन पैसों से तूने डाउन पेमेंट कर दी? अरे तो अब घर का राशन कैसे आएगा? और तू इतनी पागल कैसे हो सकती है? तुझमें जरा भी अकल है कि नहीं? देखिए माँ जी, बात बात पर मुझे ताने देना बंद करो। अरे आप तो दिन भर हॉल की टीवी को अपने कब्जे में लेकर बैठती हो, फिर मैं कब देखूंगी टीवी? अरे मुझे भी तो टीवी देखने का मन करता है। देखो ना विपुल, तुम्हारी माँ मुझसे कैसे बातें कर रही है। अरे विपुल बेटा, इस पगलेट ने तो राशन के सारे पैसे उड़ा दिए। अरे अगर तू मुझे एक बार आकर बोलती कि तुझे टीवी देखना है,
तो मैं तुझे अनुमति जरूर दे देती। तेरी जैसी निर्दयी नहीं हूँ मैं। वो तो मुझे अच्छे से पता है माँ जी कि आप मुझे टीवी कितना देखने देती। अरे मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है, लेकिन मैं तो आपको अच्छी तरह से जान गई हूँ। माँ से इस तरह से बात मत करो शनाया। वो कोई तुम्हारी उम्र की लड़की नहीं है, तो थोड़ा इस बात का लिहाज रखो। अरे तो फिर इन्हें भी तो लिहाज रखना चाहिए ना। बड़े अगर छोटों को बेवजह गलत कहें तो वो चलता है क्या? लेकिन अगर तुम्हें टीवी ही मंगवाना था तो तुम मुझसे कह देती ना। मैं इस महीने ओवर टाइम करके तुम्हें अगले महीने डाउन पेमेंट के पैसे दे देता। लेकिन अब तो तुमने राशन के सारे पैसे बर्बाद कर दिए। ऐसा कैसे चलेगा? अब घर में राशन कैसे आएगा बताओ? अरे लेकिन टीवी लाना भी उतना ही जरूरी था ना। नहीं है, टीवी से ज्यादा जरूरी राशन है। बेअकल कहीं की। सच में मैं तो थोड़ी ही दिनों में आप दोनों से तंग आ गई हूँ। हर चीज में रोक टोक। अरे कहाँ थी मैं और कहाँ पर आ गई हूँ? शनाया गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर वो अपनी माँ उपासना को कॉल करती है। क्या हुआ बेटा? वैसे तू तो कभी कॉल नहीं करती, तो फिर आज अचानक से क्या हो गया? आपने ये मुझे कहाँ फंसा दिया है माँ? अरे मुझे तो लगा कि आपने मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता चुना है, लेकिन मैं तो इस घर में आकर बुरी तरह फंस चुकी हूँ। मुझे ये दोनों माँ बेटे बिल्कुल नहीं पसंद। अरे हर चीज में मुझे रोक टोक करते हैं। फिर शनाया अपनी माँ को झगड़े का कारण बताती है। देख बेटा, आज जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें पूरी गलती तेरी ही है। अरे जहाँ पर तू इतने दिन रुकी थी वहाँ पर 1 महीना और रुक जाती, दामाद जी ही तुझे नया टीवी ला कर देते। लेकिन अब तो तूने राशन के सारे पैसे इस्तेमाल कर दिए, इसीलिए उन लोगों का सारा बजट बिगड़ गया। अब तू भी सोचना कहाँ से लाएंगे वो राशन के पैसे? अरे जब ऐसा ही होने वाला था तो आपने मेरी शादी विपुल से क्यों करवाई माँ? किसी अमीर घर में कराती ना। मेरी ही गलती है। मुझे आप पर और पापा पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। देख बेटा, ऐसा ही सब कुछ नहीं होता, इसीलिए अपने दिमाग से तू ये ख्याल निकाल दे और जो मिला है उसमें तू खुश रहे, क्योंकि ज्यादा की चाह में इंसान अक्सर जो है उसे भी खो देता है। अब आप शुरू मत हो जाओ माँ। अरे तो फिर मैं क्या कहूँ तुझे? देख बेटी, मैं बाकी माओ की जैसे बिल्कुल नहीं हूँ जो अपनी बेटी का उसकी गलतियों में भी साथ दे दूं। तूने अगर गलती की है तो तुझे उसे स्वीकारना भी होगा। तेरा पति तुझे 3 वक्त की रोटी देता है, अच्छे से रह रही है तू वहां पर, और जरूरत की सारी चीजें भी तुझे समय पर मिल जाती है। तो फिर और क्या चाहिए तुझे? अफसोस की बात है माँ कि आप मेरी माँ होकर भी मेरा दुख नहीं समझ पा रही। अरे वो इसीलिए है क्योंकि तू जिसे दुख कह रही है वो दरअसल दुख है ही नहीं, बल्कि वो तो तेरी गलत सोच है। अरे बस माँ, अब ना मेरे पास आपका प्रवचन सुनने का बिल्कुल समय नहीं है। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अरे लेकिन शनाया, शनाया, ना जाने इस लड़की का क्या होगा। फिर एक दिन शनाया अपनी अमीर सहेली के घर पर किटी पार्टी के लिए जाती है। तभी, अरे वाह नीता, तेरा पति तो बहुत ही अच्छा है। तेरी कितनी फिक्र करता है और हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान भी रखता है। और एक मेरा पति है। सच कहा यार, मेरा भी हाल वही है। सो तो है, ऋत्विक दुनिया का बेस्ट पति है। तभी ऋत्विक वहां पर आता है। मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ नीता, तुम ये कार्ड रख लो और जितना जी चाहे उतनी शॉपिंग करो। बिल की बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है ना? ठीक है मेरे प्यारे पति देव। बाय गाइस। बाय ऋत्विक। ये ऋत्विक तो कितना मस्त है यार, अमीर, हैंडसम, फिकर करने वाला। और एक लड़की को अपने पति में क्या चाहिए? काश मेरा पति भी ऐसा होता। लेकिन अफसोस, मेरी किस्मत ही फूटी है जो मुझे अब जिंदगी भर उस मनहूस विपुल के साथ रहना होगा। फिर एक दिन अचानक से शनाया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिस कारण विपुल ऑफिस से छुट्टी ले लेता है। अरे विपुल बेटा, तू अभी तक गया नहीं दफ्तर? दोपहर के 12 बज गए हैं। नहीं माँ, वो आज शनाया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, इसीलिए मैं घर पर ही रुकूंगा और उसकी देखभाल करूंगा।
और इसके इस हालात में अगर मैं ऑफिस चला गया तो मेरा वहां पर भी बिल्कुल मन नहीं लगेगा। क्या? अरे तुम क्या पागल वागल हो गए हो क्या? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। और माँ जी भी तो है ना घर पे। फिर भी शनाया, मैं रुकूंगा तो मुझे चिंता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी सेहत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अरे तुम तो सच में पागल हो। और अगर प्यार ही जताना है तो पैसे कमाओ और वो सारे पैसे मुझे दे दो जो मैं तुमसे हमेशा मांगती रहती हूँ। अगर आज हमारे घर में कोई नौकरानी होती ना तो मुझे किसी चीज की चिंता करने की नौबत ही नहीं आती। अरे घर का काम करके ही मेरी हालत खराब हो गई है। माँ जी तो किसी काम में हाथ भी नहीं बटाती। अरे मैं क्या तेरी कोई देवरानी हूँ या ननंद हूँ जो मैं तेरे काम में हाथ बटाऊं? मैं तेरी सास हूँ और तू मेरी बहू। और कौन सा तुझे 7-8 लोगों का काम करना पड़ता है? घर में तो झाड़ू भी 2-2 दिन बाद लगता है और बोलती है कि सारा काम मैं ही करती हूँ। अरे बस कीजिए आप दोनों। और शनाया, तुम आराम करो। अगर ऐसी ही चिल्लाती रहोगी ना तो अपनी ताकत और जाया करोगी और तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। इसीलिए चुप रहो और शांति से आराम करो। विपुल और ममता से शनाया कभी भी सीधी मुंह बात ही नहीं करती। फिर भी वो दोनों उसके साथ हमेशा अच्छे से ही पेश आते हैं। एक दिन जब शनाया अपनी सहेली के हनीमून फोटोज देखती है तभी, ये देखो विपुल, ये मेरी सहेली है जानवी। इसकी शादी को बस 15 ही दिन हुए हैं और ये तो हनीमून पर भी चली गई। और यहाँ हमारी शादी को 2 से 3 महीने होने आए हैं, लेकिन अभी तक हम कहीं घूमने भी नहीं गए। अच्छा, वैसे कहाँ जाना चाहती हो तुम? अरे पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे कि कल के कल ही तुम मुझे लेकर जाने वाले हो। तुम तो रहने ही दो। अरे बाबा बताओ तो सही, मैं तुम्हें हनीमून पर जरूर लेकर चलूंगा। बस थोड़ा और रुक जा। अगर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आ गए ना तो हम दोनों लंबी ट्रिप पर जा पाएंगे। रहने दो विपुल, क्योंकि मेरे हर सपने की तरह ये हनीमून का सपना भी सपना ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो चुकी हूँ। तुम तो बस बोल बच्चन हो, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। ऐसे ही एक रोज शनाया की सहेलियां उसके घर पर बिन बुलाए आ जाती है। अरे शनाया, तूने तो बोला था कि तेरा ससुराल तो एकदम सुंदर है, घर भी रिनोवेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ आकर तो कोई और ही पिक्चर है। ये घर तो एकदम बाबा आदम के जमाने का लग रहा है। हाँ यार, वो दरअसल रिनोवेशन पुरानी स्टाइल में ही किया है, क्योंकि मेरी सास को पुरानी स्टाइल से काफी लगाव है ना, इसीलिए। अरे क्या करती हो शनाया तुम भी? कमरे की लाइट फैन सब कुछ चालू रख कर आई हो और तुमने मेरे अकाउंट के पैसों का इस्तेमाल करके सारा महंगा खाना क्यों मंगवाया? तुम घर पर भी तो बना सकती थी ना। विपुल, यहाँ पर मेरी सहेलियां भी है। शनाया की सहेलियों को देखकर विपुल एकदम चौंक जाता है और सहेलियां बहुत हंसने लगती है। और विपुल के चले जाने के बाद वो शनाया को खूब ताने देती है। फिर बाद में, माफ करना शनाया, लेकिन मैंने तुम्हारी सहेलियों को देखा ही नहीं। और कुछ भी बोल बेटा। अरे अब ये बोलने से क्या फायदा? मेरी सारी इज्जत चली गई उनके सामने। इज्जत का पंचनामा कैसे करे ये तो कोई तुमसे सीखे विपुल। बहू, अरे क्या इज्जत इज्जत लगा रखी है तूने? सारी गलती तेरी ही है। एक तो तूने अपनी सहेलियों को झूठी बातें बताई और वो जब सच में तेरे ससुराल आई तो तेरी पोल खुल गई और तू अब हम पर बरस रही है। अरे आप दोनों के साथ रहना किसी कैद खाने में रहने से कम नहीं है, लेकिन अब बस बहुत हो गया। मैं यहाँ पर और नहीं रहूंगी, जा रही हूँ मैं। गलती कर दी जो मैंने तुमसे शादी की विपुल। शनाया, अरे ये तुम क्या कह रही हो? प्लीज मेरी बात तो सुनो। अरे मत रोक उसे, खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझती है वो। फिर बाद में ऐसे ही लोगों की होशियारी अच्छे से निकलती है। विपुल शनाया को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो घर छोड़कर चली जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले।
श्यामा अपने छोटे बेटे समीर की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही होती है। समीर बेटा, तेरे लिए तो मैं एकदम संस्कारी और सुशील लड़की ढूंढूंगी। इस कांचन को अनिरुद्ध के गले में बांधकर तो मैं आज तक पछता रही हूँ, क्योंकि इसमें तो कोई अच्छे गुण भी नहीं है। माँ जी। अरे क्या माँ जी, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। तेरा बहू होकर कोई फायदा नहीं है। एक बार मैं ये गलती कर बैठी हूँ, लेकिन दोबारा नहीं करूंगी। अरे माँ, आपके हिसाब से जो संस्कार है वो अलग है, और आजकल के संस्कार बहुत अलग है। लड़कियां संस्कारी तो होती है, लेकिन उस हिसाब से नहीं जैसा आप सोच रही हो। अगर आप कहो कि आपकी बहू दिन के 24 घंटे बस पूजा ही करे, आपकी सेवा करती रहे, तो ये तो होने से रहा, क्योंकि आजकल की लड़कियां काफी आगे जा चुकी है। अरे चुप कर तू, बड़ा आया मुझे संस्कारों का पाठ पढ़ाने वाला। देखना तू, ये श्यामा चौबे अपने लिए एक संस्कारी बहू ला कर ही रहेगी। फिर खूब ढूंढने के बाद श्यामा अपने बेटे के लिए एक लड़की पसंद करती है, जिसका नाम मयूरा होता है। मयूरा अनाथ होती है और वो अपनी मामी ललिता के साथ रहती है। अरे वाह मयूरा, तुम्हारे हाथ का खाना तो बेहद लाजवाब है, और तुम तो बातचीत करने में भी कितनी अच्छी हो। सच में सभी अच्छे गुणों से भरपूर हो तुम। धन्यवाद आंटी जी। ललिता बहन, मुझे तो आपकी मयूरा बहुत पसंद आई है। अगर आपको और मयूरा को कोई ऐतराज ना हो, तो क्या हम ये रिश्ता पक्का कर दे? मयूरा, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? हाँ मामी जी, मैं तैयार हूँ। अरे वाह, तो फिर तय रहा। फिर श्यामा और ललिता मुंह मीठा करती है और शुभ मुहूर्त निकालकर मयूरा और समीर की धूमधाम से शादी होती है। ससुराल में आने के बाद, क्या बात है मयूरा, सुबह सुबह जल्दी उठकर तूने पूजा भी कर दी और भोग प्रसाद भी चढ़ा दिया। जी माँ जी, मैं मायके में भी सुबह 5 बजे उठकर घर के सारे काम निपटाती हूँ। और हाँ माँ जी, नाश्ता भी तैयार है। आज मैंने पूरी सब्जी और सूजी का हलवा बनाया है। बहुत खूब बहू। देख कांचन, अरे कुछ लाज शर्म होगी तो अपनी देवरानी से कुछ सीख ले। इतने साल हो गए तुझे इस घर में आए, लेकिन कभी तूने इतनी जल्दी उठकर पूजा पाठ नहीं की। लेकिन आज मेरी गुनी और सुशील मयूरा बहू ने वो सब कर दिया जो इतने दिनों से मैं तुझे बता रही थी। माँ जी, आपको तो बस मेरी कमियां ही दिखाई देती है। अरे कभी तो मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल दिया करो। अरे क्या अच्छा ही करूं तेरी, कुछ काम तो करती नहीं है तू। अरे तेरे ऊपर तो पति संभालने की जिम्मेदारी भी नहीं है। अनिरुद्ध तो साल भर दूसरे देश में ही रहता है। अब चल, सुबह सुबह मेरा मुंह मत खुलवा और जाकर अपनी देवरानी का काम में हाथ बटा। मयूरा अपनी अच्छी हरकतों से अब श्यामा के मन में जगह बनाने लगती है, और ये देखकर कांचन को बहुत गुस्सा आता है। अरे जीजी, ये दाल ऐसे नहीं बनाते हैं। लाइए, मैं दिखाती हूँ आपको। तुम्हें क्या लगता है मयूरा कि मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या? मुझे कुछ आता नहीं? हाँ? अरे नहीं जीजी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस आपको। अरे चुप कर और ज्यादा सयानी मत बन। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और मुझे तुमसे ज्यादा पता है, और मैं तुमसे ज्यादा गुणवान हूँ। माँ जी ने तो बस मेरा नाम बदनाम करके रखा है, और कुछ नहीं। तभी श्यामा वहां पर आती है। अरे ओ कलमुही, जितनी ताकत तू ये फालतू की चपड़ चपड़ करने में लगाती है ना, उतनी ही अगर तूने इतने सालों में मेरा दिल जीतने में लगा दी होती, तो आज यूं मैं तेरी बदनामी नहीं करती। तू तो है ही बदनामी के लायक। माँ जी, अब जाने दीजिए ना। नहीं मयूरा, ये कांचन एकदम नालायक है, और तू, अगर मयूरा तुझे समझा रही है तो चुपचाप सुन लेना। उल्टा तुझे उसे 4 बातें सुनाने की क्या जरूरत है? जब देखो तब घमंड में ही रहती है। उससे अच्छा अपनी हैसियत में रहे।
वरना मैं तेरा सारा घमंड चूर चूर कर दूंगी। और अगर तू इसकी जेठानी है तो मैं भी तेरी सास हूँ, समझी कि नहीं? इतना कहकर श्यामा वहां से चली जाती है। फिर एक दिन श्यामा मयूरा को टीवी पर फिल्मी गाने सुनते हुए देख लेती है और वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। अरे माँ जी, आइए ना, बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। ये सब क्या है मयूरा? तू ये फालतू के फिल्मी गाने क्यों सुन रही है? मैं तो तुझे बहुत अच्छी समझती थी, लेकिन तू भी बाकियों की तरह ही निकली। क्या? अरे नहीं माँ जी, आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर बैठकर मटर छिल रही थी। अभी 5 मिनट पहले ही यहाँ पर जीजी बैठी थी और वही ये गाने देख रही थी। मेरा तो टीवी पर कोई ध्यान नहीं था और मैं तो बस अपने काम में ही मगन थी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है, और तेरा इन गानों पर ध्यान भी नहीं गया। वाह, ये होते हैं असली संस्कार। वरना एक है वो तेरी जेठानी, उसने तो बस अपनी बेशरम हरकतों से नाक में दम करके रखा है। श्यामा कांचन से हर वक्त परेशान रहती है, वही दूसरी तरफ मयूरा उसका दिल जीतती जाती है। एक रोज, ये लीजिए कांचन भाभी, आपका दूध। अरे ये क्या लल्लू भैया, 1 लीटर दूध मांगा है, थोड़ा और दे दो, हम तो आपके कितने पुराने ग्राहक हैं। और भाभी, अरे चलिए ना लल्लू भैया, इतना भी क्या भाव खा रहे हो? चलो ठीक है, एक और गिलास देता हूँ। ये हुई ना बात। और बताइए, कैसी है भाभी जी? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी जी, आपकी कृपा से सब एकदम बढ़िया चल रहा है। चलो बढ़िया है। कांचन को दूध वाले के साथ बात करते हुए देखकर श्यामा का माथा फिर से गर्म हो जाता है। अरे निर्लज्ज औरत, 1000 बार कहा है मैंने तुझे कि पराये मर्द के साथ गप्पे मत लड़ाया कर, लेकिन तू सुधरने वालों में से नहीं है। बेशरम कहीं की। माँ जी, मैंने तो बस लल्लू भैया का हालचाल पूछा, अब उतना भी मैं नहीं कर सकती क्या? अरे पर ये सब करने की क्या जरूरत है? आखिर वो लगता कौन है तेरा? उससे दूध ले और दरवाजा बंद कर दे। लेकिन नहीं, जब तक तू अपने ससुराल की इज्जत की धज्जियां ना उड़ा दे, तब तक तेरा खाना हजम ही नहीं होता। क्यों, सही कहा ना मैंने? ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी। ऐसी कोई बात नहीं तो कैसी बात है? जब देखो तब बकवास करती रहती है। अगर आइंदा से किसी आदमी के साथ खीकी खूकू या गपशप करती हुई दिखाई दी तो मैं तेरा मार मार कर भरता बना दूंगी। अरे ये तेरी देवरानी को देख, इतनी चुप रहती है, अपने काम से काम रखती है और जरूरत हो उतना ही बोलती है। मयूरा के जैसे 1% भी बन जा, तब मानूंगी मैं तुझे। इतना कहकर श्यामा वहां से चली जाती है। ये माँ जी भी ना, जब देखो तब उस मयूरा के तारीफों के पुल ही बांधती रहती है और मेरी उसके साथ तुलना करती रहती है। इसकी बातें सुन सुन के तो मैं थक गई हूँ। जब से मेरी ये देवरानी आई है, तब से तो इसने मेरा जीना दुश्वार करके रखा है। फिर एक दिन जब कांचन घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसे मयूरा के कमरे में से एक बैग मिलती है जिसमें छोटे कपड़े होते हैं और वो देखकर कांचन हैरान रह जाती है। ओ तेरी, तो ये है माँ जी की सर्वगुण संपन्न और सुशील बहू। इसके पास तो छोटे कपड़े भी है। ये तो एकदम चालाक निकली। खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और। रुक जा, अभी जाकर माँ जी को दिखाती हूँ कि उनकी ये सुशील बहू कितने अभद्र कपड़े पहनती है। फिर कांचन श्यामा के पास जाकर उसे वो छोटे कपड़े दिखाती है और उन्हें देखकर श्यामा चौंक जाती है। मयूरा, ये सब क्या है? तेरे कमरे में इतने अभद्र और छोटे कपड़े कैसे मिले? तू भी ऐसे कपड़े पहनती है क्या? अरे नहीं माँ जी, ये कपड़े मेरे नहीं हैं, मेरा विश्वास कीजिए। झूठ मत बोल मयूरा। सफाई करते समय कांचन को ये कपड़े तेरे कमरे में से मिले। हाँ मयूरा, अब तो सच बोल दो।
और कितनी अच्छाई की मूर्त बनोगी। बंद करो अपना ये ढोंग। जीजी, माना कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन उन सब का गुस्सा आप मुझ पर इस तरह से मत निकालिए। और माँ जी, जीजी झूठ बोल रही है, ये कपड़े इन्हीं के हैं। और आपको भी ये बात अच्छे से पता है कि जीजी कभी कभार ऐसे कपड़े पहनती है। क्या? नहीं नहीं माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, ये कपड़े मेरे नहीं हैं। ये मयूरा आपसे झूठ बोल रही है। नहीं माँ जी, आप मुझसे इतना प्यार करती हो, मेरी इतनी तारीफ करती हो, और ये बातें जीजी को सहन नहीं होती, इसीलिए ये मेरे साथ ऐसा कर रही है और मुझे आपकी नजर में गिराने की कोशिश कर रही है। आपके मन में इतना छल कपट होगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था जीजी। कांचन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? माँ जी, आप इसकी बातों में मत आइए। ये झूठ बोल रही है, ये इसी के कपड़े हैं और अभी आपको गुमराह कर रही है। अरे मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हूँ जो तू मुझे बेवकूफ बना सके। और मयूरा की बातें सुनकर तो मुझे भी अब यही लग रहा है कि तूने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि तू इस बेचारी को मेरी नजर में गिरा सके, गलत और बेशर्म साबित कर सके। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में, आपकी कसम। अरे चुप कर, मेरी झूठी कसम मत खा। मुझे मारने के पीछे क्यों तुली हुई है तू, करमजली कहीं की। और मयूरा, बहू तू जा और जाकर अपना काम कर। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि तू ऐसे कपड़े पहन ही नहीं सकती, और इतने घटिया और असभ्य कपड़े केवल ये कांचन ही पहन सकती है, लेकिन तू नहीं। मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। लेकिन माँ जी, ये झूठ बोल रही है। कांचन की बात कोई नहीं सुनता और श्यामा और मयूरा वहां से चली जाती है और कांचन गुस्से से आग बबूला होती है। मैंने तो कोई चाल भी नहीं चली, जो सच था वही कहा माँ जी से, लेकिन फिर भी मैं ही उनकी नजरों में गलत साबित हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वो इतने छोटे कपड़े इस संस्कारी मयूरा के कमरे में क्या कर रहे थे? और अगर ये इतनी अच्छाई की मूर्त बनी फिरती है तो इसने अपने आसपास ऐसे अभद्र कपड़े क्यों रखे? फिर एक रात लाख कोशिशों के बाद भी श्यामा को नींद नहीं आती। तभी वो उठकर छत पर खुली हवा खाने के लिए जाती है और वो वहां पर मयूरा को फोन पर बात करते हुए देख लेती है। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करना, मैं पहुंच जाऊंगी वहां पर। हाँ बाबा, सच में। चलो अब मैं रखती हूँ, बाय। फोन रखने के बाद मयूरा जब देखती है तब सामने श्यामा खड़ी होती है। माँ जी, आप यहाँ पर? अरे इतनी रात गए फोन पर किससे बतिया रही थी? हाँ? वो माँ जी, वो तो मैं। अरे मैं तो वो तो क्या लगा के रखा है, बता जल्दी। वो मेरी सहेली का फोन था माँ जी, और वो कह रही थी कि मेरे साथ शॉपिंग पर चल, इसीलिए मैंने कहा कि मैं आ जाऊंगी। लेकिन असल में तो मैं वहां पर जाऊंगी ही नहीं और मैं उसका फोन भी नहीं उठाऊंगी। अगर मैं उसे अभी मना करती तो वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती, इसीलिए हाँ बोलकर मैंने उसे चुप करा दिया। लेकिन मयूरा, तू एक अच्छे और इज्जत वाले घराने की बहू है और अच्छे घराने की बहू है, इतनी रात गए ऐसे फोन पर बातें नहीं करती। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी। हाँ, वही बेहतर रहेगा। अब चलो जल्दी से सो जा, काफी रात हो चुकी है। जी माँ जी। फिर अचानक से एक दिन कांचन अपने फोन पर मयूरा का डांस वीडियो देखती है जो इंटरनेट पर काफी वायरल हो चुका है, और वो उसमें एक फिल्मी गाने पर आदमियों के सामने नाच रही है। हे भगवान, ये क्या मयूरा, तुम्हारा वीडियो तो रातों रात काफी वायरल हो गया है, पूरे 1 मिलियन व्यूज आए हैं इस पर। ये कहाँ पर नाचने गई थी तू? बाप रे माँ जी, आपकी ये संस्कारी बहू की बेशरम हरकतें देखिए। क्या? फिर कांचन वो वीडियो श्यामा और समीर को दिखाती है और वो दोनों भी दंग रह जाते हैं। ये सब क्या है मयूरा?
ये हरकतें करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? अब आगे मयूरा के साथ क्या होगा जानने के लिए इसका अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रोहिणी अपनी सास जमुना, ससुर विनोद और पति निशांत के साथ रहती है। रोहिणी और उसके ससुराल वालों में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है, लेकिन फिर एक दिन अचानक से घर में बड़ी बुआ यामिनी और छोटी बुआ मधु आ जाती है। अरे रोहिणी बहू, मुझे ना वो दलिया खाने का बड़ा मन कर रहा है। साथ में मधु और यामिनी भी खा लेंगे। थोड़ा बना देना बहू। लेकिन माँ जी, मैं तो अपनी सहेली के साथ अभी बाहर जाने वाली थी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है बहू, कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी दलिया। तू जा अपनी दोस्त से मिलने। नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों करोगी? मेरे होते हुए आपको रसोई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, मैं बना दूंगी दलिया और अपनी सहेली से किसी और दिन मिलने जाऊंगी। उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे पर बहू। अरे कोई बात नहीं माँ जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है बहू, सच में मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली और जो मेरा बिल्कुल अपनी माँ की तरह ख्याल रखती है। रोहिणी और जमुना के बीच में इतना प्यार देखकर और निशांत को भी पूरे घर को बखूबी संभालते हुए देखकर मधु और यामिनी हैरान रह जाती है। यामिनी दीदी, रोहिणी और जमुना भाभी के बीच में कितना प्यार है, और दूसरी तरफ हमारी बहुएं हैं जो हमारी ही सास बनी फिरती है। लेकिन यहाँ तो रोहिणी अपनी सास को माँ ही समझती है। हाँ मधु, निशांत भी कितना जिम्मेदार हो गया है, कितने अच्छे से घर को संभाला है उसने। सच में दीदी, भैया के घर के जैसा और कोई घर नहीं। और एक हमारा घर है जहाँ पर सुख शांति नाम की कोई चीज ही नहीं है। वाकई में मधु, तू बिल्कुल सही कह रही है। अपने ही बड़े भाई की घर की खुशियां देखकर यामिनी और मधु एक प्रकार से जलने लगती हैं और फिर वो दोनों अपनी अपनी बुआगिरी करना शुरू कर देती हैं। अरे जमुना भाभी, क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं यामिनी, बस भजन सुनने जा रही थी। मैं तो यहाँ पर आपको कोई जरूरी बात बताने आई थी जो मेरे ख्याल से आपको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए मुझे? आखिर ऐसी कौन सी बात है? अरे भाभी, अभी अभी मैं रोहिणी के कमरे के पास से गुजर रही थी। मैंने उसे अपनी माँ से फोन पर बतियाते हुए सुना। वो फोन पर आपकी जम के बुराई कर रही थी। क्या? आखिर ऐसा क्या कहा उसने? वो अपनी माँ से कह रही थी कि मेरी सास एकदम खलनायिका है, खलनायिका। वो दिन भर मुझसे बस मजदूरों की तरह ही काम करवाती है। दिखावे के लिए मुझे अच्छा बनना पड़ता है, लेकिन मन तो करता है कि अपनी सास को मिक्सर में डालकर उसकी चटनी बना डालूं। ये सब बोला उसने आपके बारे में। ये कैसे हो सकता है? रोहिणी बहू के मन में इतना खोट, इतना जहर हो सकता है, ये मुझे कभी नहीं लगा था। देखो भाभी, आप मेरी अपनी हो, इसीलिए मैंने आपको ये सारी बातें बोली। लेकिन ये सारी बातें मैंने आपको बताई है, ये उसे मत बताना। अब आपके बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो मुझे बुरा तो लगेगा ही ना। यामिनी की सारी बातें सुनकर जमुना बहुत हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ मधु सत्यजीत के पास चली जाती है और वहां पर जाकर निशांत के बारे में चुगली करने लगती है। अरे भैया, ये नई घड़ी ले ली क्या आपने? हाँ मधु, निशांत ने दी है मुझे। वो मेरा बड़ा ख्याल रखता है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया, आपको एक बात बतानी थी। जिस कंपनी में निशांत काम करता है ना, वहां की तनख्वाह करीबन 40,000 है। भाभी बता रही थी मुझे कि उसकी तो 30,000 तनख्वाह है।
इसका मतलब निशांत ने आपसे झूठ कहा है क्या? क्या? 40,000 तनख्वाह? हाँ भैया, मेरी सहेली का बेटा भी वहीं पर काम करता है। वो भी निशांत की तरह ही वहां का एम्प्लॉय है। इसीलिए मैं उस कंपनी के बारे में सब कुछ जानती हूँ। ये सब आजकल के बच्चे हैं भैया, इन्हें हमारी कोई कदर नहीं होती। घर में कुछ और बताते हैं, लेकिन असल में कुछ और ही होता है। ये निशांत ने बहुत गलत किया है। हाँ भैया, निशांत ने आपके साथ बहुत गलत किया है। मेरा बेटा तो सारे के सारे पैसे मेरे हाथ में लाकर थमाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो मुझसे और मेरे इनसे छुपाता है। इस तरह चुगली करके मधु सत्यजीत के मन में भी निशांत के खिलाफ जहर घोल देती है और चुगलखोर बुआएं चुगलियां करके वहां से चली जाती है। लेकिन उसके बाद, माँ जी, आज मेरी माँ का जन्मदिन है, इसीलिए मुझे उनके लिए साड़ी खरीदी करनी है। आप चलोगी ना मेरे साथ? अगर आप होती हो तो मुझे साड़ी की चॉइस करने में आसानी होती है। नहीं रोहिणी बहू, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मंदिर जाना है और उसके बाद झुमकी से भी मिलना है, और तेरे जैसे दोगले लोगों के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। क्या? ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? आखिर आपको हो क्या गया है? जमुना रोहिणी से कोई बात नहीं करती और मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। वही दूसरी तरफ निशांत सत्यजीत के पास चला जाता है। पापा, ये देखिए, मैंने आपके लिए आपका पसंदीदा पेठा लाया है, खाइए ना। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, चला जा मेरे कमरे से बाहर, क्योंकि मैं अब सब समझ गया हूँ। तुम्हारे खाने के दांत अलग है और दिखाने के अलग है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो पापा? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हो? जमुना और सत्यजीत में आए बदलाव को देखकर निशांत और रोहिणी दोनों भी काफी परेशान हो जाते हैं, और जमुना और सत्यजीत अब ऐसे ही रोहिणी और निशांत पर खफा खफा से रहने लगते हैं। रोहिणी, ये सब घर में क्या हो रहा है? माँ और पापा को क्या हुआ है? आखिर वो दोनों हमारे साथ इस तरह से पेश क्यों आ रहे हैं? मानो या ना मानो, लेकिन ये सब कुछ दोनों बुआओं के जाने के बाद ही शुरू हुआ है। दोनों ने जम के आग लगाई है। मैं भी उनसे क्या अच्छी उम्मीद रखूं? जहरीली नागिन जो ठहरी, मुंह से जहर उगलने के अलावा और क्या ही कर सकती है दोनों। बुआओं के जाने के बाद कुछ दिनों तक घर में ऐसी ही अशांति फैली होती है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन 2 महीनों बाद वापस मधु और यामिनी उनके घर पर रहने आती है, और वापस घर पे आते ही वो दोनों अपनी चुगलियां करना शुरू कर देती है। हाय हाय, बुरा मत मानो जमुना भाभी, लेकिन रोहिणी आजकल बहुत ही बुरा खाना बना रही है। अरे काहे का आजकल? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर करती है। वैसे आजकल वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ करने लगी है। हाँ मधु और यामिनी, तुम दोनों जो कुछ भी कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने भी देखा है बहू को, आजकल वो काफी बदली बदली सी लगती है, पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती वो। रोहिणी यामिनी और मधु को जमुना के कान भरते हुए देख लेती है। फिर थोड़ी देर बाद में जमुना रसोई में चली जाती है। देख बहू, सब्जी को ठीक से पकाना, गड़बड़ी में आलू को कच्चे मत रखना, और हाँ, अलग अलग देश के नक्शे मत बना, गोल गोल रोटियां बना, समझी कि नहीं? माँ जी, मुझे तो आपका कुछ भी समझ में नहीं आता है। घर में मेहमान रहते हैं तभी आपको मेरे काम में कमियां नजर आती है। बाकी टाइम पे तो जो बना है वो चुपचाप खा लेती हो। आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि आपको मेरे खिलाफ कोई भड़का रहा है। बहू, तमीज से बात कर, भूल मत, घर में मेहमान भी है। हाँ, तो जिन्होंने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है ना,
उन्हीं से जाकर कहिए कि आज का खाना वही बनाए और दूसरों के घर में आकर ऐसे चुगलियां ना करे। नॉनसेंस कही के। रोहिणी को अब मधु और यामिनी पर बहुत गुस्सा आने लगता है। मेरा शब्द बिल्कुल सही निकला। दोनों बुआओं ने माँ जी और पापा जी से चुगलियां कर करके इस घर की शांति भंग करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। दोनों को उन्हीं के तरीके से सबक सिखाऊंगी, जिसके बाद वो चुगलियां करना तो दो, लेकिन यहाँ आने के बारे में सोचेगी भी नहीं। रोहिणी भी अब उन्हीं की चाल चलकर दोनों बुआओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू करती है। एक दिन यामिनी का जन्मदिन आता है। तभी सत्यजीत उसे एक बनारसी साड़ी गिफ्ट करता है। तभी रोहिणी मौके का फायदा उठाते हुए यामिनी के पास जाकर उसे भड़काने लगती है। अरे वाह बुआ जी, क्या बात है, ये साड़ी तो कितनी सुंदर है। हाँ रोहिणी, भैया बहुत अच्छे हैं। बचपन से लेकर आज तक भैया ने हम दोनों के लिए कोई कमी नहीं की है। हाँ बुआ जी, वो बात तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा प्यार भैया तो मधु बुआ को करते हैं। आपको पता है क्या, मधु बुआ के जन्मदिन पर पापा जी ने गहनों का सेट दिया था और 20,000 की बनारसी साड़ी गिफ्ट की थी, लेकिन आपकी साड़ी वो तो मुझे बस 5,000 की लग रही है। अब आप तो मधु बुआ से कितनी बड़ी हो, उन्हें तो आपको अच्छा गिफ्ट देना चाहिए था ना। ये पापा जी ने आपके साथ बहुत गलत किया है। क्या? ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। भैया ने मुझ में और मधु में कितना भेदभाव किया है, और मधु ने भी मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। यामिनी इस बात को अपने मन में ही दबा कर रखती है। फिर एक दिन जब घर में जगराता होने वाला होता है, तभी सत्यजीत बैठक में केवल यामिनी और जमुना को ही बुलाता है और वो मधु को बुलाता ही नहीं। इसी मौके का फायदा उठाकर रोहिणी मधु को भड़काने पहुंच जाती है। अरे बुआ जी, आप यहाँ पर? मुझे तो ऐसा लगा था कि आप भी यामिनी बुआ के साथ जगराते में फैसला लेने चली गई, लेकिन आप तो यहाँ पर हो। आखिर आप उनके साथ क्यों नहीं चली गई? अरे नहीं रोहिणी, मुझे उन्होंने बैठक में बुलाया ही नहीं। क्या? आपको नहीं बुलाया? ऐसा क्यों किया होगा पापा जी ने? माना कि आप उम्र में छोटी हो, लेकिन आपका भी तो दर्जा है ना। अगर मैं आपकी जगह पर होती और मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो मैं अपने भैया के घर पर वापस कभी नहीं जाती। पापा जी ने आपके साथ बहुत गलत किया है, एक को हाथ और एक को लात। ये तो सही नहीं है ना। अरे पापा जी की तो बात ही छोड़ो, लेकिन यामिनी बुआ, उन्होंने तो पापा जी को समझाना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, उन्होंने भी वैसा नहीं किया। किसी ने भी आपके बारे में नहीं सोचा। हाँ रोहिणी बहू, तुम सही कह रही हो। भैया और दीदी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। रोहिणी के भड़काने से मधु भड़क जाती है और वो बाहर हॉल में जाकर सत्यजीत और यामिनी से झगड़ने लगती है। मधु, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों इतना चिल्ला रही हो? यामिनी दीदी, आप तो चुप ही रहिए। मैं भैया से बात कर रही हूँ। ये मुझे इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं कि मैं भी उनके फैसलों में अपनी राय रखूं। और ये सब देखकर आपके मन में तो लड्डू ही फूटते होंगे ना। ये तुम क्या बोल रही हो मधु? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए जैसे यामिनी है वैसी ही तुम भी हो। हाँ मधु, कुछ भी बकवास मत कर। आप तो चुप ही रहिए दीदी, दोनों के दोनों वैसे ही हो। तू चुप कर मधु, वरना अगर एक चाटा लगाऊंगी ना तो तेरी सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। अरे तेरे लिए भैया ने क्या कुछ नहीं किया, पूरा ज्वेलरी सेट दे दिया, ऊपर से 20,000 की बनारसी साड़ी दे दी। लेकिन मुझे क्या दिया? केवल 5,000 की साड़ी दी है उन्होंने। और इतना सब लेने के बाद भी तुझे और क्या इज्जत चाहिए?
यामिनी, मुंह बंद रखो अपना। कब से देख रहा हूं, जो मन में आ रहा है बोलती जा रही हो। भूलो मत, तुम दोनों भी मेरे लिए एक बराबर हो। नहीं भैया, हम दोनों कोई एक बराबर नहीं है। और अगर ऐसा होता ना, तो आप मुझे वो सस्ती वाली साड़ी नहीं देते। आपके मन में मधु के लिए मुझसे ज्यादा प्यार है। अरे काहे का प्यार, कोई प्यार व्यार नहीं है। अरे प्यार की बातें तो छोड़ ही दो। घर में अगर मेरी थोड़ी भी इज्जत होती ना, तो जगराते की बैठक के लिए मुझे भी बुलाते। लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ आपको ही बुलाया। मुझे बुलाना तो उन्होंने जरूरी भी नहीं समझा। अरे नहीं मधु, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझे गलत समझ रही हो। देखा यामिनी, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। क्या जरूरत थी तुम्हें इतना बोलने की? वो तो छोटी है, लेकिन तुम तो बड़ी हो ना। अब मैंने क्या किया है भैया? ठीक है, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मैं भी यहाँ पर नहीं रहूंगी। जा रही हूं मैं, फिर कभी आपकी चौखट पर नहीं आऊंगी। फिर यामिनी भी गुस्से में अपना सामान लेकर वहां से जाने लगती है। सत्यजीत अपनी दोनों बहनों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों नहीं रुकती। आखिरकार मेरा प्लान कामयाब हो ही गया। दोनों चुगलखोर मेहमानों को मैंने उनके ही तरीके से भड़काकर यहाँ से भगा दिया। अब ये दोनों यहाँ पर फिर कभी आने का नाम नहीं लेंगी। और इस प्रकार रोहिणी अपने ससुराल से चुगलखोर मेहमानों को भगा देती है, जिसके बाद घर में फिर से सुख शांति बनी रहती है।